भैया बहनों, आज हम लोग अपवाह वेग, जिसे हम लोग अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसके आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। ओम के नियम का डेरिवेशन हम लोग करेंगे किसके आधार पे? अपवाह वेग के आधार पे। इसी में आपसे कई बार यह ना पूछ के कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, यह पूछ लिया जाता है कि अपवाह वेग, श्रांतिकाल और वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह प्रश्न ना पूछकर आपसे यह पूछा जा सकता है कि अपवाह वेग, श्रांतिकाल और विभव के बीच संबंध ज्ञात कीजिए या वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोनों में एक ही काम आपको करना है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की जो व्युत्पत्ति है, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई धातु की तार है, एक धातु की तार है जिसकी लंबाई L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी A है। अब ध्यान देंगे इसके सिरों के बीच यदि हम विभवांतर आरोपित कर दें तो उसमें यदि I धारा बहने लगे और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है या प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह स्मॉल n हो और ये विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वह Vd हो, तो उस स्थिति में हम लोगों ने धारा और अनुगमन वेग के बीच में एक संबंध हम लोगों ने प्राप्त किया था, I बराबर NEAVD। ठीक है, और ये जो इसका नियमन हम लोग पहले किए हैं तो इसका उपयोग कर लेंगे। तो इस तरह से तार में सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर उसमें बहने वाली जो धारा I होगी वह होगी NEAVD, जहाँ N है उसका एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो तार है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और Vd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो हम विभवांतर आरोपित किए हैं उस विभवांतर के कारण इस जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह क्षेत्र क्या होगा? तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। इसको समीकरण नंबर 2 बना ले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो लगने वाला बल है वह बल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E होता है। वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E। तो आवेश की जगह पर क्या है? तो आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो Q की जगह पर E और वैद्युत क्षेत्र E। अब E का मान यहाँ हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो हो जाएगा EV/L। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है या वैद्युत बल जो है वह वैद्युत बल F बराबर EV/L हो जाएगा। अब इसमें ये जो वैद्युत बल आरोपित हो रहा है, आप जानते हैं जब किसी पिंड के ऊपर हम बल लगाएं वो पिंड गतिमान हो जाता है तो उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होता है बल के कारण। तो बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है वह क्या होगा? तो आप जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? तो F/m। तो इस तरह से इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न जो त्वरण होगा वह त्वरण हो जाएगा A बराबर F/m। तो F का मान है EV/L, तो हो जाएगा A बराबर EV/mL। इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 बना लें। ठीक है, तो यह हो गया वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण। अब सुनिए, यहाँ पे जो तार के भीतर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, तो तार के भीतर जो आयन है, जो हमारे परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक उसके ऊपर धन आयन, मतलब एक उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जिसके कारण से ये धन आयन हो जाते हैं। तो इन धन आयनों से इलेक्ट्रॉनों की बार बार टक्कर होती रहती है। तो टक्कर होने पर होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जिस वेग से जा रहा है टकराएगा, टकराने के बाद वह अपनी ऊर्जा खो देगा, उसके बाद उष्मा के रूप में पुनः चूंकि वैद्युत बल लग ही रहा है तो अब वह फिर गति करना प्रारंभ करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी गति की वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद यह क्या करता है? टक्कर होती है, उसके बाद अपनी ऊर्जा खोने के बाद वह पुनः इसी त्वरण से फिर आगे त्वरित होगा।
तो त्वरित होने के बाद ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको मालूम है दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है वही तो टाउ है, श्रांतिकाल है। ठीक है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है वह टाउ है, श्रांतिकाल जिसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी टाउ समय में? जैसे यहाँ देखिए, पहला परमाणु आयन जो था जिससे ये टकराया, उसके बाद फिर टकराने के बाद अब आगे जिससे टकरा रहा है तो इसके बीच का जो समय अंतराल है वह टाउ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ टकराने के बाद फिर अगले टक्कर के बीच में उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी? तो वेग में जो वृद्धि होगी वह कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। तो इस तरह से वेग में जो वृद्धि होगी, वेग परिवर्तन जो होगा a इंटू डेल्टा टी होगा। तो इस सूत्र से अगर हम उपयोग करें तो वेग में जो वृद्धि होगी वह कितना हो जाएगा? a और डेल्टा टी के जगह पर कितना समय अंतराल कितना है? टाउ। तो इस तरह से वेग में जो वृद्धि होगी वह होगा a टाउ। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी वह वृद्धि a टाउ होगी। अब यहाँ पे अब देखें कि किसी भी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, हम वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं, हमने विभवांतर यहाँ आरोपित नहीं किया है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। और उसमें अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊष्मीय वेग है उसको अगर हम U1 से प्रदर्शित करें, पहले इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय वेग पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय वेग को U2 से, इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करें, तब वैद्युत क्षेत्र यदि हम E आरोपित कर देंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाए थे उस समय, उसका ऊष्मीय वेग U1 है, और जब हम वैद्युत क्षेत्र लगा दिए तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आपको मालूम है कि उसके वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है? a टाउ। तो इस तरह से अब उसका जो वेग होगा वह कितना हो जाएगा? U1 प्लस a टाउ। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान दें कि पहला इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग U1 मान रहे हैं तो उसका जो श्रांतिकाल है उसको हम टाउ1 मान लें। त्वरण तो चाहे पहला हो चाहे जन्मा इलेक्ट्रॉन हो, सबके लिए त्वरण क्या होगी? समान होगी, क्योंकि सबके के लिए लगने वाला जो बल है वह क्या है? समान होना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वह कितना हो जाएगा? U1 प्लस a टाउ1 वैद्युत क्षेत्र लगाने पर। ठीक है, इस तरह से अगर हम अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो अन्य इलेक्ट्रॉनों के भी वेग में क्या होगी? इसी तरह से वृद्धि हो जाएगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग में हो जाएगा U2 प्लस a टाउ2, इसी तरह से U3 प्लस a टाउ3 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे अगर हम लोग देखें इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनों का वेग इस प्रकार से होगा, और n इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से सभी n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसी औसत वेग को ही तो हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं। तो इस तरह से औसत वेग जो इलेक्ट्रॉनों का है, जो अपवाह वेग जिसे हम कहते हैं, तो Vd बराबर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ लें। यदि n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ के और n से भाग दे देंगे तो औसत वेग निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 प्लस a टाउ1, दूसरे का U2 प्लस a टाउ2, तीसरे का U3 प्लस a टाउ3 प्लस सो ऑन ऐसे होंगे। n वाले के ले लें UN प्लस a टाउ n अपॉन n। तो इस तरह से इसमें U1 U2 U3 के एक तरफ ले लेंगे तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN बटा n, और a टाउ1 a टाउ2 इनको एक तरफ लेंगे तो a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपॉन n। देखिए ये जो है ऊष्मीय वेग का औसत हो गया। यह ऊष्मीय वेग का औसत, पहले का ऊष्मीय वेग, दूसरे का ऊष्मीय वेग, तीसरे का, इस तरह से nवें का ऊष्मीय वेग बटा n। तो यह ऊष्मीय वेग का औसत है, और हम जानते हैं कि ऊष्मीय वेग का जो औसत होता है वह 0, क्योंकि एक
इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसमें वेग उसका क्या होगा, नीचे की तरफ। इस तरह से उस पूरे लैटिस में यह रैंडमली मोशन करते रहते हैं और इनका जो उसमें वेग का जो औसत होता है वह क्या होता है, 0। अगर 0 ना होता तो हम बिना विभवांतर के भी इनका कुछ न कुछ धारा बह रही होती, लेकिन हम जानते हैं बिना विभवांतर के कोई धारा बहती है नहीं, अर्थात इनके उसमें वेग का जो योग होता है वह क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, प्लस ए, यहाँ देखिए τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन अपान एन, अर्थात ये देखिए यह श्रांति काल का औसत हो गया। तो उसको हम लोग लिख देंगे टाउ, श्रांति काल का औसत वो क्या ले लिए हम लोग, टाउ ले लिए, औसत समय अंतराल या श्रांति काल जिसे हम लोग कहते हैं। और ध्यान देंगे कि ये जो आपका Vd का मान आया वो Vd का मान कितना आ गया, ए टाउ। अब टाउ का मान हम लोग रख दें कि यहाँ पर टाउ करें ए का मान यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में हमें प्राप्त हुआ है EV अपान ml, तो इसको रख देंगे तो हो जाएगा ए का मान हो गया यहाँ पे EV अपान ml और ये टाउ। तो इस तरह से हमारे पास यह अनुगमन वेग, v विभवांतर और टाउ श्रांति काल। तो यहाँ पर जो आपसे कहा गया था कि अनुगमन वेग, श्रांति काल और विभव के बीच में संबंध प्राप्त हो गया। इसी में अगर आपको विभव न कह के वैद्युत क्षेत्र के बीच कहा जाएगा तो हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, ध्यान देंगे V अपान L किसके बराबर होता है, E के। आप जानते हैं ना कि E बराबर V अपान L, तो यहाँ पर V अपान L की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, V अपान L की जगह पे E रख देंगे। तो या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E कैपिटल E अपान M इंटू टाउ, ठीक है। V अपान L की जगह पे E, वैद्युत क्षेत्र E, तो क्योंकि E बराबर V अपान L होता है। इस तरह से अगर आपसे जो पूछा जाएगा, ध्यान दें, जैसे यह पूछा गया कि Vd अनुगमन वेग, विभवांतर और श्रांति काल के बीच, तो इतना करके छोड़ देंगे। नहीं, अगर आपसे ये पूछा गया कि Vd अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र और श्रांति काल के बीच संबंध प्राप्त करें, तो हम इसे करके यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। तो यह आपका अभी पहला पार्ट था। इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, तो अब इससे आगे बढ़ना है। और ये देखिए हम लोग ये जो Vd का जो मान है, ये Vd के मान को समीकरण नंबर 1 जो शुरू में हम लोगों ने प्राप्त किया था वो क्या था कि वैद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, NEA Vd, इसी में इसका मान रख देंगे। तब इसमें इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, ये बराबर NEA और Vd का मान हम लोग रख दें EV अपॉन ml टाउ, ठीक है। अब देखिए आप V बाकी सबको इधर भेज दीजिए और I को इधर भेज देंगे, तो देखिए इन सबको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ml अपॉन NEA टाउ। देखिए ये E स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भेजेंगे तो E स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा आपका V अपान I। मतलब V अपान I एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ हम लोगों ने कर दिया। तो आप देखेंगे कि V अपान I बराबर क्या हो गया, तो जो कांस्टेंट हैं उनको किनारे रखे रहेंगे। देखिए M, L, N, E स्क्वायर, टाउ और A, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इधर के जो भी हैं, जैसे V अपान I बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये सभी कांस्टेंट ही हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ताप नियत रखें, ताप देखिए M तो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत ही है, ठीक है, चाहे ताप बढ़ाएं चाहे घटाएं तो मान उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। N इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रति एकांक आयतन में, ये भी आपका जैसे जो धातु जो हम तार लिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम ताप में वृद्धि ना करें, उसके पदार्थ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, उस स्थिति में N का मान भी नियत रहेगा। E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, फिक्स ही है, ठीक है। ताप में वृद्धि ना करे तो टाउ का मान भी क्या रहेगा, नियत रहना है। L भी नियत रहेगा, A भी नियत रहेगा। लेकिन यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो
तो आप जानते हैं कि ताप बढ़ा देंगे तो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में वृद्धि हो जाती है, इस तरह से ये चीजें होंगी। लेकिन यदि हम ताप को नियत रखें, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, तो उस स्थिति में ये पूरा मान जो आपका है वो क्या होता है, नियत होता है। तो इस तरह से हम इसको ml/ne² टाउ ए इसको हम नियत मान सकते हैं, और इसी को हम लोग R कहते हैं, मतलब तार का वैद्युत प्रतिरोध। इस तरह से V/I बराबर हमें नियतांक प्राप्त हो गया, नियतांक, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, R। इसका मतलब R बराबर क्या हो गया, तो हमारा ये चीज हमारा क्या है, R। इसी को हमने क्या, ये कांस्टेंट था, इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा कि यही हमारा उस तार का वैद्युत प्रतिरोध है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम लोगों ने कर दिया, V/I बराबर नियतांक। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे देखिए हम लोग तार को मोड़ दें, उसको जैसे उसके आकार में परिवर्तन कर दे, जैसे उसको मोड़ के कई दोहरा ना किया जाए, सीधे ये किया जाए, जैसे उसको मोड़ के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाए, चाहे ऐसे कर दिया जाए, कैसे भी, ठीक है। तो इस तरह से करने पर होता क्या है कि तार का कोई प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, श्रांत काल में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो उस स्थिति में उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तब होगा जब हम उसके ताप में परिवर्तन कर दें, उसको दबा दें, उस स्थिति में उसको क्या करें, मोटा कर दें, पतला कर दें, तब जाकर होगा, या तो उसके ताप में परिवर्तन करें। तो इस तरह से हम लोग अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति कर लिए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।